Hello everyone. So in today's topic, I am here with you with the new topic that is nucleus. I think सबको याद होगा कि सेल के स्ट्रक्चर में जो बाहर की मेम्ब्रेन थी दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट था. तो आज हम उसी न्यूक्लियस की बात करेंगे और उसके चारों तरफ पूरा भरा हुआ था साइटोप्लाज्म यानी कि फ्लूइड भरा हुआ था. तो आज का टॉपिक है न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको न्यूक्लियस कुछ इस तरीके का दिखेगा. अगर एक बार मैं इसको फिर से रब करके बनाती हूँ क्योंकि ऐसे देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, समझ कम आता है. तो इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ वंस अगेन. ठीक है, हाथ थोड़ा गंदा हो गया. सी, इसमें क्या होता है, दो मेम्ब्रेन होती है, मतलब न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन लेयर. तो एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होगी इनर मेम्ब्रेन. मतलब ये समझिएगा कि सर्कल की तरह बन रहा है. ठीक है, ठीक, ये हो गया सर्कल, समझ के इसको कंसिडर करेंगे. ये हो गया आपका न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियस है उसकी बाउंड्री. तो उसके पास दो मेम्ब्रेन है, इसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर वाले को बोलेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब इन मेम्ब्रेन के अंदर एक आपको स्पेस दिखेगा. इस स्पेस में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस. और इसी न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारा जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड रहेगा. जैसे आपने देखा होगा वूल, वूल के गोले को लीजिए और बिल्कुल उसको उलझा करके इसमें खोल करके उलझा दीजिए. तो उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर आपको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमैटिन फाइबर. इसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर. क्रोमैटिन फाइबर, CHROMATINFIBR, क्रोमैटिन फाइबर. इसके बाद इसके अंदर जो भी फ्लूइड भरा होता है, मैंने बताया था कि सेल के अंदर फ्लूइड तो साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड जो भरा होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है. अब यहाँ पे दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे पोर प्रेजेंट है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पोर प्रेजेंट है एंड दिस पोर इज नोन एज न्यूक्लियर पोर. चीजों का ट्रांसपोर्ट करेगा वो अभी हम देखेंगे किस चीज का ट्रांसपोर्ट करेगा. तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का. और यही सेम स्ट्रक्चर एग्जामिनेशंस में पूछता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, इस तरीके से पूछेगा. ये इनके बीच में जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं. तो ये सब पूछता है, बहुत हाई लेवल की चीज़ें नहीं पूछती क्योंकि कॉन्सेप्ट बेसिक्स ही पूछते हैं और बेसिक ही क्लियर नहीं होते हैं. तो हमेशा इसके फिगर को ड्रॉ करके ही हम इसको समझेंगे. तो सबसे पहली चीज़ अगर आप ध्यान दीजिए तो सेल के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होता है, यानी ये ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, या ये कह सकते हैं कंट्रोल सेंटर. सब चीज़, सब एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है. ठीक है, इसलिए सेंटर में प्रेजेंट होता है. अब उसके बाद न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, तो न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था पहली बार. सेल के अंदर जो ब्रेन होता है, मतलब चीज़ें कैसे कब डिवाइड होनी है कब नहीं डिवाइड करनी, इन चीज़ों का ध्यान रखने का काम होता है न्यूक्लियस का. और इस चीज़ को ऑब्जर्व किया किसने, स्ट्रक्चर को, रॉबर्ट ब्राउन ने. इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. आपको मैं बार बार बता रही हूँ, न्यूक्लियो मीन्स व्हाट, न्यूक्लियस, एंड प्लाज्म मीन्स फ्लूइड. सो द फ्लूइड फिल्ड विच इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियोप्लाज्म. और इसी फ्लूइड के अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट मिलेंगे विच इज कॉल्ड व्हाट, क्रोमैटिन फाइबर. और सेल डिवीजन के टाइम में यही क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर के, अलग होकर के क्या बन जाता है, क्रोमोजोम बन जाता है. मतलब इस तरीके से क्रोमोजोम बन जाते हैं. ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं जनरली इसी में सबके जो भी जैसे कि लाइक बाद में फिर जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो इसी में स्टोर रहती है. डीएनए का आपने नाम सुना होगा, तो मेनली ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है दिस इज द व्हाट, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर. मतलब क्रोमैटिन फाइबर से सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम बन जाता है. ठीक. हर एक सेल में वी आर हैविंग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जिसमें कि सबकी बॉडी में 22 पेयर को कहते हैं ऑटोसोम, और रिमेनिंग जो 1 पेयर होता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. क्या कहते हैं,
सेक्स क्रोमोसोम. लास्ट जो रिमेनिंग बचता है दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम. क्रोमोसोम. अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो अगर XX है तो उस केस में गर्ल चाइल्ड होती है, और अगर क्रोमोसोम XY है तो उस केस में बॉय चाइल्ड होता है. ठीक है. सो न्यूक्लियस इज बेसिकली, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, और इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल. ये कंट्रोल सेंटर होता है. ठीक. न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इन मेम्ब्रेन के बीच में देयर इज अ स्पेस विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर. Inside the nucleus, a fluid is filled, and that fluid is called nucleoplasm. In this nucleoplasm, in this fluid, some thread-like structure is found to be floating, and this thread-like structure is known as chromatin fiber. Now, अब इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका अपना अपना यूज है, अपना अलग अलग रोल है. तो हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. इट फॉर्म प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है. किसकी सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है. अब जो भी चीज सिंथेसाइज्ड हुई वो यहाँ से निकल के कहाँ जाती है? बाहर जाती है. हमें साइटोप्लाज्म में भेजना है, तो साइटोप्लाज्म में भेजने के लिए वी आर हैविंग व्हाट? न्यूक्लियर पोर्स. I think this is clear to you all. So nuclear pore plays the important role in transportation of substance from inside of the cell to the cytoplasm. Inside the nucleus to cytoplasm. Next is what is this? Chromatin fiber. तो chromatin fiber मैंने बता दिया कि after condensation it form chromosomes, and this chromosome generally contain the information of characters of informations. Okay. डीएनए का नाम सुने हैं तो मेनली डीएनए इज मतलब डीएनए ही आपके इंफॉर्मेशन को कैरी करता है. ठीक है. और इसमें जो भी डीएनए में जो सीक्वेंस होते हैं जो चीज़ों को कैरी करते हैं, दीज आर कॉल्ड द यूनिट्स इज कॉल्ड जीन्स. तो सबका जो बेस है वो यहीं से शुरू हुआ है, क्रोमोसोम से. And in one cell we are having 23 pair of chromosome, in which 22 pair is called autosomes and remaining one pair is called sex chromosome. If chromosome XX is found, then the sex of the child will be girl. If chromosome XY is present, then the sex of the child will be boy. I think this concept is now crystal clear to you all. अब I think आपको न्यूक्लियस क्लियर हो गया होगा. अब इतना तो समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियस अब स्ट्रक्चर, क्योंकि डिटेल स्ट्रक्चर हमने इसका पढ़ा, तो एक बार में तो ये स्ट्रक्चर आया नहीं होगा. ऐसा तो है नहीं कि एक बार में ही स्ट्रक्चर बन गया होगा, ऐसा नहीं है. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कि स्ट्रक्चर नहीं रहा होगा. ठीक है. फिर धीमे धीमे पता चला होगा कि नहीं, जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है इसमें स्ट्रक्चर है. तो उस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, विच इज कॉल्ड प्रोकैरियोट एंड अदर इज कॉल्ड eukaryote. Prokaryote means, pro means what? Primitive. Pro means what? Primitive. Karyote means nucleus. Eukaryote, U means true, karyote means nucleus. So the organism in which न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि ये न्यूक्लियस जो अभी आप बार बार हम देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस उसमें हो ही ना, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. क्लियर. अब क्वेश्चन ये आता है, तो इनका जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा? ठीक है. तो इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में ना होकर के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता रहता है. ठीक. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका की जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट ना हो, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. एंड यहाँ पे जो इनका जेनेटिक मटेरियल है, इसको डीएनए तो कहेंगे नहीं, इसको बोलेंगे जीनोफोर. क्या कहेंगे? जीनो, GENO, जीनोफोर, PH या जीनोफोर आप रहने दीजिए, आप इसको न्यूक्लियोइड के नाम से जानिए. NUCLEOID, न्यूक्लियोइड. ठीक है. न्यूक्लियोइड. So the organism in which genetic material is present in the cytoplasm that found to be floats inside the cytoplasm, such organism is called prokaryotic organism.
In other words, you can say that prokaryotic organism are those organism in which nuclear membrane is not present, nucleus is not present, or you can say that different type of cell organelles is also not present. क्योंकि अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो ऑब्वियसली बहुत चीज़ें विस्तृत नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि अदर स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, वो प्रेजेंट इसमें नहीं होगा। अब यूकैरियोट में इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म इन विच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और यू कैन से दैट where the nucleus is present, where the membrane bound nucleus present, nuclear membrane is present and membrane bound cell organelles is present, such organism is called as eukaryotic organism। और पूरे अर्थ पे सिर्फ बैक्टीरिया जो है दिस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, और रेस्ट जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब यूकैरियोटिक हैं। Only bacteria are called prokaryotic, rest all the organisms is called as eukaryotic। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कैसे है, क्या है। अब हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। नाउ आज के इस पॉइंट से, आज के टॉपिक से मुझे इतना लग रहा है कि दैट आज का जो टॉपिक मैंने आपको न्यूक्लियस बताया है उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आई मीन टू से कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे ये जो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर करता क्या है, उसका काम क्या है। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।